हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एक बार फिर से एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं जनन स्वास्थ्य का एक नया टॉपिक, जो कि है कि जनसंख्या नियंत्रण के भौतिक विधि। हमने जो इसका जो नेचुरल मेथड था, प्राकृतिक विधि थे, उसका अध्ययन कर चुके थे। वो वीडियो नंबर 9 में। अभी वीडियो नंबर 10 है, जिसमें हम लोग देखेंगे इसका भौतिक विधि क्या है, मतलब फिजिकल मेथड क्या है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का फिजिकल मेथड क्या है, और इसको बैरियर मेथड भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं कि आखिर इसमें क्या होता है। देखिए कल के वीडियो में, जो पिछला वीडियो था, उसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ को डिस्कशन किए थे, लेकिन वो सब नेचुरली था। और इसमें हम लोग कुछ अवरोधक का उपयोग करेंगे, कुछ बैरियर का उपयोग करेंगे, और उस बैरियर का उपयोग करके कैसे जनसंख्या को कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग पहले से परिचित होंगे, जो भी किशोर एवं किशोरी हैं उनको भी मालूम है कि कुछ होता है समाज में, इधर उधर से बातें आती हैं अखबार के द्वारा, पत्र पत्रिका के द्वारा, टीवी चैनल के द्वारा, या अन्य भी कई सारे स्रोत हैं जिनके द्वारा आपको पहले से ज्ञान कुछ प्राप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन वो ज्ञान कितना सही है कितना गलत है, वो आप अपने से जज कीजिएगा, और यहाँ पे हम जो बता रहे हैं उससे आप को रिलेट कीजिएगा कि क्या आप पहले से जानते थे वो कितना सही है और कितना गलत है। तो देखिए, ये जो बैरियर है, बैरियर का सीधा मतलब होता है अवरोधक, मतलब रोकने वाला। बैरियर बैरियर क्या हुआ, रोकने वाला, अवरोधक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भौतिक साधन के रूप में हम लोग कई मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे डिवाइस हैं जिसका यूज करते हैं, जो क्या करता है कि स्पर्म और ओवम के मिलन को रोकता है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी शिशु का जन्म होगा, जब भी बच्चा पैदा होगा, तो बच्चा पैदा होने के लिए अंडाणु और शुक्राणु का मिलना बहुत जरूरी होता है। बिना अंडाणु और शुक्राणु के मिलन का बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता है ना। कुछ अपवाद को छोड़ दें तो, क्योंकि शिशु को जन्म लेने के लिए अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होना बहुत जरूरी है। यह एक नेचुरल फेनोमेना है, एक प्राकृतिक घटना है। अब देखिए, तो क्या करते हैं हम लोग इसमें जनसंख्या रोकने के लिए, सबसे पहले निरोध का उपयोग करते हैं। कंडोम, कंडोम जो है उसका ब्रांड नेम निरोध है। ये कंडोम का ब्रांड नेम क्या है, निरोध। लेकिन आम बोलचाल में कंडोम कंडोम, ये कंडोम शब्द ज्यादा प्रचलित है, लेकिन इसका ब्रांड नेम क्या है, निरोध है। देखिए कि एक समय था जब समाज में शिक्षा का उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, और जहाँ पर सेक्स की बातें करना या सेक्स से रिलेटेड किसी टॉपिक पर बातें करना एक असहज लोग महसूस करते थे, एक बुरा माना जाता था। तो वैसी परिस्थिति में क्या था कि अज्ञानता के कारण और अशिक्षा के कारण लोग कंडोम शब्द का इस्तेमाल तक नहीं करते थे, और खरीदने की तो बात ही दूर हो। अगर मान लिया जाए कि अभी जबकि इतना शिक्षा विकसित हो चुका है, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर उनको कहा जाए कि आप किसी दवाई दुकान पर जाइए, जिस तरह से आप बुखार की दवा खरीद लेते हैं, पेट दर्द की दवा खरीद लेते हैं, या अन्य कोई दवा खरीद लेते हैं, क्या आप उस ढंग से कंडोम की मांग सकते हैं? उन्हें शर्म आती है कि हम कैसे अपने मुंह से कंडोम शब्द का इस्तेमाल करें, कैसे हम कहें कि भाई मुझे कंडोम की एक पैकेट दो। उन्हें थोड़ी सी शर्म आती है, और इसका कारण है हमारा सामाजिक परिवेश, क्योंकि हम जिस परिवेश में पले बढ़े हैं वहाँ पर सेक्स को एक पर्दे के अंदर रखा गया है, जहाँ पर सेक्स की बातें करना बिल्कुल गुनाह माना जाता है। बिल्कुल एक असहज लोग महसूस करते हैं कि खुलकर इस पर कैसे चर्चा करें। तो शुरू में क्या था कि जब कंडोम का ये प्रचलन बढ़ा, तो समाज में इसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे विज्ञापन का इस्तेमाल हुआ। सरकार ने बहुत सारी ऐसी नुक्कड़ नाटक हो, जनसभा हो, या और से बहुत सारे प्रचार के माध्यमों से कंडोम का प्रचार प्रसार करवाया। और एक बहुत ही लोकप्रिय मतलब स्लोगन था, कंडोम बोले तो बिंदास। मतलब कि बिंदास होकर आप कंडोम का इस्तेमाल करें। आप अगर कई पार्कों में घूमे होंगे या बड़े बड़े महानगरों में गए होंगे, तो जहाँ पे पार्क होता है, वहाँ पे जहाँ पे पेड़ लोग जाते हैं, तो बहुत सा जगह क्या होता है, कंडोम का एक मतलब डब्बा लगा दिया जाता है। आप वहाँ से कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, खरीद ले सकते हैं। और देखते होंगे कि कहीं पे स्वास्थ्य मेला लगता है, तो कंडोम वहाँ पे स्वास्थ्य शिविर में बांटा जाता है।
तो इन सब के पीछे का उद्देश्य एक ही है कि आप कंडोम जो है, निरोध जो है, इसके बारे में आप अभ्यस्त हों, इसको आम जीवन शैली में शामिल करें। इसमें शर्माने की बात नहीं है और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि कंडोम का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हम एसटीडी के बारे में बताए थे कि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो यौन संचारित रोग हैं, जो सेक्स संबंध बनाने से फैलता है, जो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलता है। अगर उस जगह पे हम कंडोम का इस्तेमाल करें, अपने पेनिस पर हम कंडोम लगाकर अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उन रोगों से बच सकते हैं। उसी तरह से क्या है कि ये कंडोम, अगर कंडोम को देखें तो ये क्या है कि पतली रबर, एकदम पतली रबर का होता है। जैसे ये है, इस ढंग से होता है। आप लोग सोचिए कि पहली बार कंडोम कब देखे थे। इस ढंग से कंडोम होता है। पहली बार कंडोम कब देखे थे, तो अगर आप अपनी बचपन को याद करेंगे तो मालूम चलता होगा कि कुछ फूकने वाला बैलून कभी देखा होगा, उस ढंग का कंडोम होता है। या यदा कदा आप कभी टीवी पर प्रचार में देखे होंगे या अन्य पेपर में कहीं भी देखे होंगे। तो ये एक रबर का बना होता है या लेटेक्स का बना होता है। ये बहुत ही पतला होता है। अब इतना पतला होता है कि ये जो रबर है, इस रबर में ये कंडोम पूरा लपेटा होता है। अब देखिए, कंडोम भी इस्तेमाल करने का तरीका है कि यहाँ पे जैसे ये आगे का जो भाग है, ये आगे का भाग, अगर इसमें एयर भर जाएगा, जैसे कंडोम पेनिस पे लगाया जाता है, अगर इसमें एयर भर गया तो कंडोम खुलने का डर रहता है। क्योंकि जब अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होगा बॉडी का, पेनिस जब वेजाइना के अंदर अपवर्ड और डाउनवर्ड आगे पीछे होगा तो क्या होगा, उस घर्षण से ये कंडोम खुल सकता है। इसलिए इसमें से एयर को निकाल दिया जाता है और पेनिस के ऊपर पतली, चूंकि ये रबर का पतला सा एक परत है, एक लेयर है, तो उसको आराम से पहना जाता है। इसके अंदर एक विस्कस म्यूकस टाइप का इसमें पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ, एकदम हल्का सा रहता है, जो पेनिस के स्किन को छिलने नहीं देता है, आराम से पेनिस को में कंडोम पहना जा सके, इसलिए इसमें विस्कस लिक्विड टाइप का लगाया रहता है। अब देखिए, ये दो तरह का कंडोम है, एक मेल कंडोम है, एक फीमेल कंडोम है। तो मेल कंडोम तो अपने पेनिस पे लगा लिया, जैसे ये पेनिस है तो इसी पे वो कंडोम को पहन लिया जाता है। उसी ढंग से फीमेल कंडोम होता है जिसको स्त्री निरोध कहते हैं। तो इसको क्या जब सेक्स संबंध बनता है, फिजिकल रिलेशन बनने से पहले, मतलब सहवास से पहले क्या होता है, वेजाइना में पहना जाता है। अब देखिए, वेजाइना में जैसे अभी हम यहाँ पे बात करें तो ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय का मुंह है और ये वेजाइना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ तक ये पहना जाता है। अब देखिए, पहनने से क्या होगा, तो ये यहाँ पे हमने लिखा है कि वेजाइना या गर्भाशय ग्रीवा, मतलब सर्विक्स के ऊपर लगाया जाता है। तो इससे क्या होगा कि अब जैसे यहाँ पे हम क्लियर बना देते हैं, जैसे यहाँ पर तो ये क्या है, ये बीच का जो भाग है ये यूटेरस है, ये क्या है, गर्भाशय है, ये क्या है, गर्भाशय है, और ये जो है ये वेजाइना है, मतलब योनि है। अब योनि के अंदर प्रवेश कर देंगे, ये गर्भाशय का मुंह है। अब क्या होगा कि इस छेद जो है, जिस होकर स्पर्म अंदर घुसेगा, अगर स्पर्म जाएगा तो इसी छेद होकर जाएगा। अब इसी छेद को क्या किया कि कंडोम से यहाँ पर ढक दिए, तो जो भी स्पर्म पेनिस से निकलेगा वो तो यहाँ पर ही रह गया, वो तो फिर अंदर जा नहीं पाएगा, क्योंकि गर्भाशय का मुंह भी जाम हो गया है। जब मुंह जाम हो गया तो अंदर स्पर्म जाएगा कैसे, जब स्पर्म नहीं जाएगा तो फिर स्पर्म मतलब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलन नहीं होगा, और जब मिलन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जायगोट का निर्माण नहीं होगा। तो यह निरोध का उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित करने में कर सकते हैं, और ये एक फिजिकल मेथड है। इसमें होता है कि कंडोम के उपयोग में तो एक सावधानी तो हमने बताया कि एयर को निकालना होता है। दूसरा होता है कि आप कंडोम का इस्तेमाल कब करें, जब पेनिस में पूरी तरह से करापन हो तब जाकर कंडोम को लगाया जाता है। अगर लूज पेनिस में, जब पेनिस में पूरी तरह से करापन नहीं हो, उस स्थिति में अगर कंडोम लगाया जाए तो फिर वो ढीला पड़ जाएगा और फिर वो सही से आपका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा, और हो सकता है कि बीच में ही वो कंडोम निकल जाए।
तो अब इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। दूसरा है कि डायफ्राम, ये डायफ्राम है या फिर गर्भाशय ग्रीवा टोपी है, तो ये सब भी रबर का बना होता है। इसका उपयोग भी संभोग से पूर्व किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक्सपर्ट लेडी डॉक्टर है, तो जैसे यहाँ पे हम बार बार फिगर बना रहे हैं, जैसे ये देखिए, ये क्या है, गर्भाशय, ये है गर्भाशय है, ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे अंडाशय है, ये अंडाशय है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो एक्सपर्ट लेडी डॉक्टर होती है, ये फीमेल के योनि होते हुए अब यहाँ से होते हुए क्या करती है, इसमें डाल देती है कौन सा, डायफ्राम को या वॉल्ट को, क्या करती है, गर्भाशय के ग्रीवा पर, ये ग्रीवा यहाँ पर ही क्या करती है, वो डाल देती है। अब जब गर्भाशय का जो मेन एंट्री, जहाँ से स्पर्म का एंट्री होगा, अब एंट्री गेट को ही बंद कर दिया जाए तो स्वाभाविक से स्पर्म अब जाएगा कैसे, स्पर्म यहाँ तक तो आएगा, पेनिस से जब स्पर्म निकलेगा यहाँ तक तो आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे फाटक को बंद कर दिया गया। मतलब गर्भाशय का जो मेन जो एंट्री गेट है, जो गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, उसको अंग्रेजी में सर्विक्स कहते हैं, उसी को क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया रबर बैंड के द्वारा, जिसका नाम है डायफ्राम या गर्भाशय ग्रीवा टोपी। तो फिर ये क्या करता है कि अंडाणु जो यहाँ पे अंडाशय से निकलेगा, यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आएगा, लेकिन स्पर्म को जाने नहीं देगा। जब स्पर्म से अंडाणु का मिलन नहीं होगा तो अंडाणु अकेले कुछ नहीं कर सकती है, अंडाणु तो उसको तो मारना तय है, इधर स्पर्म मरेगा उधर अंडाणु मरेगा। और अगर यहाँ से इसको हटा दे तो फिर दोनों का मिलन हो जाएगा, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हो जाएगा। जब मिलन होगा तो फिर क्या होगा, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो ये फिजिकल मेथड है। एक हम लोग देखें कंडोम का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को रोक सकते हैं, और दूसरा है कि डायफ्राम या ग्रीवा टोपी का उपयोग करके अंडाणु और शुक्राणु को रोक सकते हैं। देखिए तीसरा मेथड है कि अंतःगर्भाशय युक्ति, इसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, IUD, IUD, I फॉर इंट्रा, U फॉर यूटेराइन और D फॉर डिवाइस। तो IUD, इसी में S भी लगा दिया जाता है, IDUS। तो ये है अंतःगर्भाशय युक्ति। अब इसमें क्या होता है कि गर्भाशय के अंदर कुछ डिवाइस को डाल दिया जाता है, जिसके कारण अब ये जैसे गर्भाशय है, अब देखिए इसमें क्या कुछ डिवाइस है जिसको डाल दिया जाता है, जो कैसे कैसे अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को रोकता है उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें जैसे है पहला कॉपर टी, ये बहुत नाम आप लोग सुने होंगे कि कॉपर टी लगवाया जाता है, या फिर कॉपर 7 है, या मल्टीलोड 375 है। इसी ढंग से कुछ ऐसे भी डिवाइस हैं जो हार्मोन निकालते हैं, जैसे प्रोजेस्टेट है, उसमें LNG-20 है। ये जो यहाँ पे यूटेराइन है, अभी यहाँ पे मान लिया जाए कि कॉपर टी अंदर में डाल दिया गया। कॉपर टी मतलब कि कॉपर का बना टी आकार का होता है। इसको डॉक्टर क्या करती है कि ये वेजाइना के द्वारा फीमेल के योनि मार्ग होते हुए अंदर गर्भाशय में डाल देती है। ये क्या करता है, अब जैसे स्पर्म, अब देखिए यहाँ पे स्पर्म अंदर जाएगा, पेनिस तो यहाँ तक प्रवेश किया, जब ये शारीरिक संबंध बनेगा तो पेनिस वेजाइना के अंदर प्रवेश करेगा। अब पेनिस क्या करेगा, यहाँ पे स्पर्म को डाल दिया, स्पर्म डाल दिया, तो ये कॉपर टी पहले क्या करेगा, स्पर्म जो चलेगा, क्योंकि स्पर्म का जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्पर्म का स्ट्रक्चर में बताए थे कि ये जो नीचे का जो भाग है ये टेल है, ये पूंछ है, और ये पूंछ क्या करता है, चलने में ऐसे तैरने में मदद करता है। तो ये क्या करता है कि स्पर्म की गतिशीलता को कम कर देता है, मतलब जिस रफ्तार में स्पर्म को अंदर जाना चाहिए उस रफ्तार को ही रोक देता है। कौन, ये कॉपर टी हो या कॉपर 7 हो या मल्टीलोड 375 हो, LNG-20 हो, ये जो IUDs हैं, जो अंतः गर्भाशय युक्तियाँ हैं, ये सब क्या करते हैं कि स्पर्म को चलने ही नहीं देता है। मतलब जो स्पर्म दौड़ के जाना चाहिए उसको हाथ गोड़ तोड़ दिया। अब हाथ गोड़ तोड़ दिया तो फिर दौड़ेगा कैसे, हाथ पैर जब टूट गया तो वो दौड़ नहीं पाएगा, तो वो चल नहीं पाएगा। और स्पर्म का भी तो अपना लाइफ टाइम है ना, जब अंदर गया तो वो 24 घंटा से ज़्यादा तो जिंदा रह नहीं सकता है, उसका भी अपना लाइफ टाइम है, उसके बाद तो उसको मरना तय है। तो पहला नंबर तो उसकी गतिशीलता को रोक दिया, शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर दिया। दूसरा है, अगर किसी तरह से कुछ स्पर्म, कुछ शुक्राणु अगर अंदर प्रवेश भी कर गए
तो फिर यहाँ अंडाणु, जो ये अंडाशय से जो अंडाणु निकला है, अब इससे क्या होगा, इस पर यहाँ जाके मिलन करेगा तो दोनों को मिलने ही नहीं देगा। कौन? ये कॉपर 7 या कॉपर टी। ये क्या करेगा, यहाँ पर जैसे ये मान लिया जाए कि अंडाणु है और ये शुक्राणु है, यहाँ अंडाणु और ये शुक्राणु, अब दोनों फिर मिलन होगा, दोनों का मिलन होगा, अंडाणु और शुक्राणु का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा, दोनों का केंद्रक आपस में क्या होगा, संलयित होगा, और दोनों के मिलने के बाद ही भ्रूण का निर्माण होगा। तो इस दोनों को मिलने ही नहीं देगा। बात समझ में आ गई? पहला नंबर क्या करता है ये कॉपर टी, तो सबसे पहले नंबर तो शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर दिया। दूसरी बात है, गतिशीलता कम होने से क्या हुआ, शुक्राणु जिस रफ्तार में आगे चलना चाहिए उसके जाने नहीं दिया। उसके बाद हुआ कि अगर कुछ शुक्राणु ऐसा है जो इस बाधा को तोड़कर या इसमें सरवाइव करके अगर आगे बढ़ गया तो फिर उसको अंडाणु से मिलने नहीं देगा। अंडाणु से जब मिलन नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, तो दूसरा स्टेप यहाँ रुकेगा। अगर वहाँ पर मिल भी गया, अगर अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल भी गया, भ्रूण का निर्माण भी कर लिया, तो फिर क्या होगा कि अब भ्रूण का निर्माण हो भी गया तो फिर जाकर शिशु का तो जो इम्प्लांटेशन होगा ये तो गर्भाशय के भीतरी दीवार से यहाँ पे होगा। अब भीतरी दीवार से होने के लिए जो अंदर में म्यूकस चाहिए या इन्वायरमेंट चाहिए, उस इन्वायरमेंट को ही बदल दिया। ठीक है, इस इन्वायरमेंट को क्या कर दिया, बदल दिया, अनुपयुक्त बना दिया। इसी चीज को तीसरा में लिखें कि भ्रूण के रोपण को, रोपण मतलब इम्प्लांटेशन को, गर्भाशय को अनुपयुक्त बना देता है। और चौथा है जो ये जो मुंह है इस होके एंट्री ही नहीं देता है। ये लगता है कि फिल्मी कहानी की तरह कि एक नायक है, एक नायिका है, नायक नायिका आपस में एक फिल्मी कहानी की तरह लगता है कि कैसे काम कर रहा है। तो लगता है कि एक नायक है, एक नायिका है, एक विलन है, एक नायक नायिका आपस में प्यार कर रहा है। तो सबसे पहले नायक को क्या कर रहा है, जो हीरो है उसको हीरोइन के घर तक पहुंचने नहीं दे रहा है, नायिका के पास पहुंचने नहीं दे रहा है, उसको रोक के रखता है, उसको रास्ता ही ब्लॉक कर देता है, तुम जाएगा नहीं। अगर किसी तरह से वहाँ से भाग कर निकलता है तो फिर दोनों को मिलने नहीं देता है, नायक नायिका को। अगर नायक नायिका आपस में मिल भी गया तो फिर वो उसको शादी करने नहीं दे रहा है। अगर वो शादी कर भी लिया तो फिर क्या कर रहा है, उसको बच्चा पैदा करने नहीं दे रहा है। तो लगता है उसी ढंग का पहले नंबर तो शुक्राणु को मिलने नहीं दिया, शुक्राणु अगर मिल भी, शुक्राणु को पहले नंबर तो जाने नहीं दिया अंदर, चला भी गया वो किसी तरह से, बड़ी मशक्कत से अगर वो प्रवेश भी कर गया तो क्या हुआ कि उसको फिर अंडाणु से मिलने नहीं दिया, मतलब ओवम से उसको मिलने नहीं दिया। अगर ओवम से मिलकर वो जायगोट का निर्माण कर भी लिया तो फिर उस जायगोट को गर्भाशय के भीतरी दीवार में सटने नहीं दिया, क्योंकि गर्भाशय के भीतरी दीवार से जब तक वो चिपकेगा नहीं तो फिर नाभि का निर्माण नहीं होगा। और माँ और बच्चा के बीच में नाभि का संबंध होता है, प्लेसेंटा से वो जुड़ा होता है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, प्लेसेंटा निर्माण होने नहीं देगा। इसके लिए इसको जो अतिक्रम करना पड़ेगा सब काम करेगा। मतलब है कि ये ऐसा वातावरण यहाँ का खड़ा कर देगा कि वहाँ पर निर्माण ही नहीं होगा और वो जो है इम्प्लांटेशन इसका नहीं होगा, इसका रोपण नहीं होगा। इस तरह से ये क्या करता है कि गर्भाशय युक्ति है, जिसको हम लोग IUD शॉर्ट में कहते हैं, ये काम करता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं गर्भ निरोधक गोलियाँ। ये गर्भ निरोधक गोलियाँ क्या है, तो गर्भ निरोधक गोलियाँ जिसको कंट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, इसका ब्रांड नेम होता है सहेली। सहेली इसलिए रखा गया कि ये एक प्रचलित नाम है, जैसे हम लोग भी अपने दोस्त लोग को सखा कहते हैं, लड़की लोग सहेली कहती है। तो उसी ढंग से ये CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पे लखनऊ में CDRI ने बनाया था सहेली, ये गर्भ निरोधक गोली। भारत का पहला गर्भ निरोधक गोली यही है जिसका ब्रांड नाम है सहेली। और ऐसा इसलिए नाम रखा गया कि ताकि किसी को कुछ पता नहीं चले क्या नाम रखा गया, और थोड़ा सा आम जन भी और आराम से उस नाम को सहजता से ले सकें। अब देखिए, अगर हम लोग कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में देखें तो आखिर मन में होता है कि आखिर ये किस चीज़ का बना होता है कंट्रासेप्टिव पिल, तो इसके बारे में तो देखेंगे। लेकिन गर्भ निरोधक गोली के साथ एक बड़ी समस्या है। इसमें समस्या क्या है कि जैसे आज अगर किसी स्त्री को पीरियड शुरू हुआ तो आज से उसको गोली खाना शुरू करना है। मतलब आज से गोली खाना जब शुरू किया तो 21 दिन तक लगातार गोली खाना है। 21 दिन तक खाने के बाद, चूँकि पीरियड लगभग 28 दिन का है, एक पीरियड जो है 28 दिन तक होता है, तो 21 दिन तक गोली खाएगी, फिर 7 दिन रेस्ट,
फिर 7 दिन के बाद फिर सेकेंड जो पीरियड शुरू होगा तो फिर से उसको गोली खाना है, फिर 7 दिन रेस्ट, फिर तीसरा महीना में फिर जो पीरियड शुरू होगा तो फिर 21 दिन खाना है। और ये तब तक खाना है गोली जब तक उसको चाहना है, उसको गर्भ धारण नहीं करना है। तो ये एक बहुत थोड़ा सा उबाऊपन लगता है, एक रूटीन जैसा लगता है कि प्रतिदिन गोली खाओ, 21 दिन तक खाओ, बीच में अगर मिस हो गया तो फिर उसका कोई फर्क, मतलब मिस हो गया तो फिर से उसको खाना है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई स्त्री है तो वो सबसे पहला नंबर ये कंडोम है या सहेली गर्भ निरोधक गोली है तो वो बच्चों से बचा के रखेगी, या अपने जो जान पहचान के या कोई भी घर के लोग हैं उनके नज़रों से बचा के छुपा के कहीं पे रखती है। अब क्या है कि 21 दिन तक लगातार खाना है, हर एक महीना खाना है, सब दिन बचा के रखना है, छुपा के रखना है, कहीं जाना है तो साथ में लेके जाना है। तो ये थोड़ा सा एक जटिल टाइप का लगता है, कम्प्लेक्स इस लगता है कि आखिर कैसे किया जाए। अब हर व्यक्ति हमेशा तो अपने घर में ही तो नहीं रहता है, उसको कहीं ना कहीं जाना होता है। अब जहाँ जाओ तहाँ गर्भ निरोधक गोली लेकर जाओ। भूल चूक से अगर सबके सामने ये गोली निकल गया और कोई देख लिया तो थोड़ा सा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा हमारा समाज का सोच है, ऐसा समाज का एक ताना बाना है जिसमें ऐसा लोग अक्सर अनुभव करते हैं। तो इसके कारण क्या था कि लोग सहजता से गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे मतलब अनचाहे रूप से भी जन्म ले लेते थे। चाहती थी कि अभी बच्चा नहीं हो, लेकिन गर्भ निरोधक गोली को कंटिन्यू नहीं खाने के कारण भी कई सारे शिशु जन्म ले लेते थे। तो इसका बहुत सारा विकल्प बाद में तैयार किया गया, जैसे अभी जो है ऑपरेशन जो है, जिसमें वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी जो अगले हम लोग वीडियो में देख चुके हैं कि पुरुष नसबंदी स्त्री नसबंदी कैसे होता है, ये एक कारगर उपाय है और उसके द्वारा नसबंदी किया गया, मतलब किया जाता है। तो इसमें क्या है कि लगातार मासिक धर्म शुरू होने से लगातार 21 दिन तक खाया जाता है। ये टेबलेट होता है, गोली होता है जिसको औरत खाती है, और ये हर एक एमसी में दोहराना पड़ता है, मतलब बीच में मात्र 7 दिन का ही गैप होगा। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा टफ काम है। अब देखिए, अगर कॉम्बिनेशन देखें तो ये जो गर्भ निरोधक गोली है, इसको आम बोलचाल में गोली गोली भी बोलने से समझ में आ जाता है कि गोली का मतलब कंट्रासेप्टिव पिल्स के ही बारे में बोला जा रहा है। साधारण भाषा में इसको गोली ही आम बोलचाल में हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रोजेस्ट्रोजन रहता है, जो गर्भ निरोधक गोली होता है, जैसे ये कैप्सूल है, तो इसमें कौन सी चीज मिला होता है कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम लिखे हैं कि प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन को एस्ट्रोजन के साथ मिला दिया जाता है, या तो सिंगल प्रोजेस्ट्रोजन रहेगा या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन ये दोनों मिला कर रहेगा। ये कॉम्बिनेशन रहता है जो कि अनचाहे गर्भ को रोकता है, शिशु का जन्म नहीं हो, इसके लिए ये काम करता है। तो ये क्या करता है कि ये भी उसी ढंग से करेगा। पहला नंबर तो अंडाशय से अंडा को निकलने ही नहीं देगा, तो ये ओवुलेशन को रोकेगा। मतलब अंडाशय, ये पीरियड के जो एक चक्र होता है, पीरियड का जो मासिक चक्र एक चक्र होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक चक्र में, एक साइकिल में अंडाणु एक मैच्योर ओवम बाहर निकलता है। तो अंडाणु परिपक्व होकर बाहर निकलता है, इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले तो ओवुलेशन को ही रोक देगा कौन, गर्भ निरोधक गोली। तो ओवुलेशन को रोक देगा। तो स्पर्म अगर मान लीजिए जाए चला भी गया अंदर, बेरोक टोक चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अकेला स्पर्म क्या करेगा, झाल बजाएगा बैठ के, क्योंकि अंडाणु तो आने वाली नहीं है, क्योंकि अंडाणु तो निकलेगी नहीं। जब अंडाणु निकलेगी नहीं तो यह स्पर्म अकेला क्या करेगा, बैठ के झाल बजाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में स्पर्म वो मर जाएगा, मरने के बाद फिर शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये पहला नंबर है, अंडोत्सर्ग को, ओवुलेशन को रोकेगा। अगर ओवुलेशन हो गया, अगर मान लिया जाए कि अंडाशय से अंडाणु निकल गया, यहाँ पे अंडाणु आ गई और यहाँ पे क्या हुआ, इधर से स्पर्म पहुंच गया, तो फिर क्या करेगा, इस दोनों को फिर मिलने से रोकेगा। क्या करेगा, दोनों को मिलने से रोकेगा। अगर मिल भी गया तो फिर इसको जो भ्रूण तैयार हुआ उसको इस गर्भाशय के दीवार से चिपकने से रोकेगा, जो
जैसे ये कॉपर टी CU7 काम करता था, मल्टीलोड 375 या LNG-20 जैसे काम करता था, उसी ढंग से ये भी क्या करेगा कि इसको अंदर में यहाँ पे गर्भाशय के भीतरी दीवार से भ्रूण को चिपकने से ही रोक देगा। जब भ्रूण चिपकेगा ही नहीं, भीतरी दीवार जो है गर्भाशय का जो भीतरी दीवार है उससे अगर चिपकेगा नहीं तो फिर शिशु का निर्माण कैसे होगा, तो यहाँ पे इसको रोकेगा। तीसरा क्या करता है कि देखिए कि गर्भाशय की ग्रीवा की म्यूकस की गुणवत्ता को कम कर देता है। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस मतलब जो करता है लस वो होता है म्यूकस। जैसे नाक से भी कुछ लसलसापन निकलता है, वो क्या होता है? म्यूकस। जैसे मछली है तो मछली के शरीर को हम लोग छूते हैं तो कैसे फिसल जाता है हाथ से, तो इसके मतलब क्या है कि उसके ऊपर कुछ लसलसापन है, वो क्या है? म्यूकस। तो जो लसलस करता है वो होता है म्यूकस। ये गर्भाशय का मुंह है, यहाँ पर भी लसलसापन होता है, ये क्या होता है कि म्यूकस होता है, जिसको हिंदी में श्लेष्मा कहते हैं। अब ये देखिए कि श्लेष्मा जब लस्सापन ज्यादा रहेगा तो उस पर स्पर्म आसानी से फिसलेगा। अगर सोचिए कि वो लसलसापन को कम कर दे, उसको पानी जैसा पतला बना दे, तो उस पर स्पर्म क्या तेजी से फिसलेगा? स्वाभाविक सी बात है, नहीं फिसलेगा, हाथ मुंह टूटेगा उसका। तो वो क्या होगा, स्पर्म आसानी से नहीं जाएगा, जिसके कारण उसकी गतिशीलता कम हो जाएगी। स्पर्म जो है, जो आराम से जा सकता था, उसका रफ्तार कम हो जाएगा, उसकी गति धीमी हो जाएगी। तो शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देगा, मतलब शुक्राणु अंदर नहीं जाए, इसलिए क्या करेगा, यहाँ पर जो लसलसापन है उसी को कम कर देगा, उसकी श्लेष्मा को ही कम कर देगा। अगर एक कंडीशन हम बताते हैं, इन सब बातों, ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अक्सर अखबार में देखते हैं कि समाज के कुछ सामाजिक प्रदूषक लोग हैं, समाज के कुछ अनवांटेड लोग हैं जो कि गलत मानसिकता से ग्रसित होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बलात्कार की घटना घट जाती है। अब मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के साथ, किसी लड़की के साथ बलात्कार की घटना घट गई, अब वो क्या करे? वो तो नहीं चाहेगी कि जो बलात्कारी पुरुष है उसके शुक्राणु से निषेचित उसका अंडाणु कभी भी उसके गर्भ में पले, क्योंकि वो नहीं चाहेगी ये नाजायज गर्भ को वो जन्म दे। तो ऐसी स्थिति में उसको 72 घंटा के अंदर गर्भ निरोधक गोली खा लेना चाहिए। 72 आवर्स, मतलब जिस समय उसके साथ शारीरिक संबंध बना है उसके 72 घंटा के अंदर गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा है कि आपातकालीन स्थिति में 72 घंटा के अंदर गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपातकालीन स्थिति भी कब कब आएगा? एक बलात्कार की घटना है। दूसरा है कि कभी ऐसा भी होता है कि हम कहीं और गए जहाँ पर गर्भ निरोधक गोली को लेकर नहीं गए। मान लीजिए कि कोई स्त्री है जो अपने किसी सगे संबंधी या कहीं पर गई और वहाँ पे उसका शारीरिक संबंध बन गया, वहाँ पे उसके पास गर्भ निरोधक गोली नहीं है, तो ध्यान रखना पड़ता है कि 72 घंटे के अंदर उसको खा लेना है। या कई बार ऐसा होता है, जो अभी का जो समाज है जिसमें कई सारे ऐसे नए नए रिश्ते उभर कर आए हैं, जिसमें प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता है या लिव इन रिलेशनशिप है, जिसमें व्यक्ति एक साथ रहते हैं अपनी आज़ादी से, अपनी मनमर्जी से। जो किशोर एवं किशोरी से जो एडल्ट है, जो वयस्क व्यक्ति है, वो क्या करता है, शारीरिक संबंध बना रहा है, तो उसमें भी कहा जाता है कि आप 72 घंटा के अंदर आप गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल कर लें, ताकि अनचाहे गर्भ को रोक सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे इक्विपमेंट है, बहुत सारे उपाय हैं जिसके द्वारा पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें है निरोध का उपयोग। फिर से हम लोग एक बार रिवीजन करें कि कौन कौन सा है। प्राकृतिक उपाय के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। इस वीडियो में हम लोग क्या देख रहे हैं कि भौतिक उपाय कौन सा है, फिजिकल मेथड कौन है, बैरियर कौन सा है जिसके द्वारा अनचाहे गर्भ को रोका जा सकता है, जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें क्या है, पहला है कंडोम का उपयोग, मतलब निरोध का इस्तेमाल। निरोध में दो तरह का निरोध है, एक मेल कंडोम और दूसरा फीमेल कंडोम। मेल कंडोम का इस्तेमाल पुरुष अपने पेनिस पर, अपने शीशन पर, अपने लिंग पर करता है, जो कि रबर या लेटेक्स का बना होता है। और फीमेल कंडोम जो होता है वो वेजाइना के अंदर गर्भाशय की ग्रीवा, सर्विक्स के ऊपर किया जाता है, जो स्पर्म और ओवम को आपस में मिलने से रोकता है। दूसरा है डायफ्राम या गर्भाशय ग्रीवा टोपी या वॉल्ट, एक और है वॉल्ट। ये भी क्या करता है, गर्भाशय ग्रीवा को पर लगाया जाता है, जो स्पर्म और ओवम को आपस में मिलने से रोकता है।
तीसरा है कि अंतःगर्भाशय युक्ति, इसको आईयूडी कहते हैं। ये जिसमें हमने उदाहरण के रूप में लिखा है कि कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 या प्रोजेस्टार्स या LNG-20, ये सब भी क्या करता है कि शुक्राणु की गतिशीलता को रोकेगा, शुक्राणु अंडाणु के मिलन को रोकेगा, या फिर अगर भ्रूण का निर्माण हो ही गया तो फिर उसको गर्भाशय के भीतरी दीवार में उसको इम्प्लांटेशन होने से रोकेगा, मतलब अंदर में उसको रोपण होने से रोकता है। या इस तरह से चौथा क्या था, गर्भ निरोधक गोली। गर्भ निरोधक गोली के बारे में हम लोग देखें कि इसका कम्बिनेशन क्या है, तो यहाँ पे कम्बिनेशन की चर्चा किए, और फिर ये कैसे खाया जाता है, कब खाया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखे हैं। तो इस तरह से मोटे तौर पर हम लोग देखें तो जो गर्भ निरोधक के जो प्राकृतिक और भौतिक उपाय हैं, इसको हम लोगों ने 2 वीडियो में देख लिए। और इस बार बिहार बोर्ड ने पूछा था कि बिहार बोर्ड जो इंटरमीडिएट की एग्जाम ली है 2018 में भी इस क्वेश्चन को पूछा था, और इस बार भी पूछा था कि जनसंख्या नियंत्रण के उपायों का वर्णन करें। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम में देखिए, एग्जाम में अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे कंपटीशन में पूछता है कि आईयूडी मतलब अंतःगर्भाशय युक्ति का उदाहरण दे, तो इसमें हो जाएगा कॉपर टी, कॉपर 7, ये सब, या बोलेगा कि ये कैसे कार्य करता है, तो शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करता है, ये जो 4 पॉइंट लिखे हैं, या फिर बोलेगा कि गर्भ निरोधक गोली का कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ का बना होता है गर्भ निरोधक गोली, या गर्भ निरोधक गोली का ब्रांड नेम क्या है, ये भी परीक्षा में पूछता है कि गर्भ निरोधक गोली का ब्रांड नेम क्या है, या गर्भ निरोधक गोली कितने दिनों तक खाया जाता है, गर्भ निरोधक गोली कैसे काम करता है, कहाँ पे होता है, क्या होता है, नहीं, इसके डिटेल से, मतलब यहाँ पे एक एक पॉइंट जो है एक एक ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लें और रिवीजन करें। वीडियो को 1 बार 2 बार देखें, पूरी बात समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने बातों को लिखें कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत है, ताकि हम उसका रिप्लाई दे सकें, आपकी समस्या को दूर कर सकें। ये एनसीईआरटी बुक का जो सिलेबस है आपके 12th का, उसके आधार पे हमने यहाँ पर आप लोग को बताया है कि अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 12वीं तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसका फ़ायदा आपको आने वाले कंपटीशन में भी मिलेगा। जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे फ्यूचर में, तो वहाँ भी देखेंगे कि बहुत सारे सवाल डायरेक्ट इसी डेटा से रहेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट किया रहता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, आप इसको नोट कर लें कॉपी में, और अगर दिक्कत हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी अगर हम वीडियो डालेंगे नया वीडियो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, और आप इसे देखकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। आप वीडियो इतना देर तक देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।